बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में वेलकम कहते हैं आपको। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हम अपने पिछले टॉपिक में मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में मैंने ब्रीफली आपको करवा दिया था। मीन्स के सारे बता दिए थे कि इसकी क्या टाइप्स होती है। हमारे पिछले लेक्चर में जो कि ऊपर टैग हुआ होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की कितनी टाइप्स हैं। आज जो मैं आपको करवाने लगी हूँ वो मैं सिखाऊंगी कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगी इसकी न्यूमेरिकली। हमने पिछले लेक्चर में उसके फार्मूले वगैरह सब पढ़े थे। 5 मैंने टाइप्स आपको बताई थी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इन पाँचों फार्मूलों के मैंने आपको रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर बड़ी डिटेल में समझा दिए थे। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। अगर डाटा आपके दो टाइप्स के होंगे, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, दोनों टाइप्स के लिए मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेंज। रेंज जो कि मैंने आपको बताया था सबसे ईजीएस्ट फार्मूला होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। रेंज का फार्मूला के लिए मैं अनग्रुप डाटा के लिए आपको रेंज निकालना बता रही हूँ। रेंज का हमने फार्मूला पढ़ा था। रेंज इज इक्वल टू होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम का मतलब था सबसे बड़ी वैल्यू, एक्स नॉट का मतलब था सबसे छोटी वैल्यू। ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है। जब हमें इसका रेंज निकालने के लिए कहा जाता है, आपने इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है और उसमें से माइनस कर देनी है सबसे छोटी वैल्यू को, तो आपके पास रेंज आ जाएगा। अब हम इसमें अगर देखते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 48। ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आती है। तो एक्स एम की जगह पर मैंने लिखा 48 माइनस एक्स नॉट, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आती है 32 लिखा हमने। तो ये हमारे पास रेंज निकल कर आ गया। इसमें 48 में से हम माइनस कर देंगे 32 को, हमारे पास रेंज आ जाएगा 16। ये मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, यानी कंसिडर किया है कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और उन स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद जो उनके मार्क्स आए तो उन मार्क्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये जो मार्क्स क्या है, ये मैंने रिलेटिव मेजर नहीं निकाली बल्कि एब्सोल्यूट मेजर के मैं भी फार्मूले कर रही हूँ। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर रिलेटिव मेजर निकालते हैं तो उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं। रिलेटिव मेजर नहीं है, ये एब्सोल्यूट मेजर है। तो एब्सोल्यूट मेजर के साथ जो आंसर आएगा उस पर वही यूनिट लिखा जाएगा जो आपके डाटा का यूनिट होगा। ये आपके मार्क्स हैं। तो जब मैंने इसकी रेंज निकाली तो रेंज के भी आंसर में मैं मार्क्स लिखूँगी इस तरीके से। ये आ गया जी हमारे पास रेंज। अब इस रेंज को मैं आपको बताती हूँ कि ये रेंज ये तो अनग्रुप डाटा के लिए हो गई। अगर आपने कैलकुलेट करनी है ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा में भी हमने यही फार्मूला रखना है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं मौजूद अभी। तो नेक्स्ट हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स का। एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कहते हैं किस तरह से निकालते हैं कि अपर और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करते हैं क्लासेस की और 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है, उससे हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। देखें, पहली मेरी क्लास है 65 से 84। 65 प्लस 84, इसको मैं डिवाइड करूँगी 2 पे, तो मेरे पास पहला मिड पॉइंट आ जाता है 74.5। सेकंड मिड पॉइंट निकालना होगा मुझे। सेकंड मिड पॉइंट के लिए 85 प्लस कर देते हैं 104 को और इसको मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, तो मेरे पास आ जाता है 94.5। इस तरीके से आपने पूरा एक्स का कॉलम बना लेना है, मतलब लोअर और अपर लिमिट इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इस तरह नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है 114.5। उसके बाद आती है 134.5। उसके बाद हमारे पास आती है 154.5, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा ये। उसके बाद है 174.5, आप इस तरह से कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं खुद। और लास्ट हमारी आ जाएगी 194.5। ये मेरी x की वैल्यूज़ आ गई सारी, ये मैंने निकाल ली x की वैल्यूज़। अब जब मेरे x की वैल्यूज़ आ गई तो इसका ये ग्रुप डाटा है, इस ग्रुप डाटा का हमें रेंज निकालना है। इस x वाली वैल्यूज़ में ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये एक्स एम होगी और जो मेरी सबसे ऊपर वैल्यू है ये मेरी एक्स नॉट होगी। 194.5 मेरी एक्स एम है, एक्स नॉट है मेरी 74.5। तो इस डाटा का आपका रेंज निकल के आएगा। रेंज इज़ इक्वल टू 194.5 में से हम माइनस कर देंगे 74.5 को। ये हम करते हैं 194.5 माइनस 74.5, तो आपके पास आंसर आ गया 120। मीन्स हमारे इस डाटा की रेंज है 120।
रेंज सबसे ईजीएस्ट फार्मूला होता है, पहला फार्मूला है आपके मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। तो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया कि रेंज अगर अनग्रुप डाटा है तो इस तरह से कैलकुलेट करना है आपने, और ग्रुप डाटा के लिए इस तरह निकालना है। अब हम आते हैं अपने सेकंड फार्मूले की तरफ। सेकंड रेंज का क्योंकि डिसएडवांटेज था कि सिर्फ बड़ी और छोटी वैल्यू को लेकर चल रहा है, उसके अलावा डाटा को नहीं कंसिडर कर रहा, इसी वजह से हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चले थे। नेक्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा था, वो आता है जी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन लेते हैं हम। क्वार्टाइल डेविएशन सीखते हैं सबसे पहले अनग्रुप डाटा के लिए। क्वार्टाइल डेविएशन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है। अभी मैं एब्सोलूट मेजर बता रही हूँ, उसके बाद मैं इन्हीं फार्मूलों के आपको रिलेटिव मेजर भी बताऊंगी कि अगर आपका डाटा इस तरह से आ जाता है कि दो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट हैं डाटा के, तो हम इन्हीं फार्मूलों के रिलेटिव फार्मूले लगाते हैं जो कि कोएफिशिएंट कहलाते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला मैं लिख चुकी हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है जी Q3 माइनस Q1 ओवर 2। अब इसके लिए हमें Q1 निकालना है, Q3 निकालना है। अब ये अनग्रुप डाटा है, हमने माइंड में रखना है कि दिस इज़ अनग्रुप डाटा एंड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द अनग्रुप डाटा Q1 एंड Q3। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ। Q1 का फार्मूला अनग्रुप डाटा के लिए है n+1 ओवर 4th वैल्यू, और Q3 का फार्मूला है n+1 ओवर 4th वैल्यू। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप देख सकते हैं क्वांटाइल्स के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से क्वांटाइल्स निकालते हैं। अब इस डाटा के लिए हम निकालते हैं Q1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। 9+1 ये हो जाएगा 10 ओवर 4th वैल्यू। 10 ओवर 4 हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाता है 2.5। मीन्स आपको डायरेक्शन दे दी गई है Q1 की 2.5 वैल्यू। क्वार्टाइल निकालने से पहले सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज कर लेना है। अरेंज डाटा का आराम से हम देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है। हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए सबसे पहली हमारी वैल्यू है जी 32। यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ मैं डाटा को 32 के बाद मेरे पास आती है वैल्यू 36। ये मैंने 32 लिख ली पहले, फिर उसके बाद 36 आ गई। नेक्स्ट में मेरे पास दूसरा भी एक और 36 मौजूद है तो मैं 36 लिख लेती हूँ। 36 के बाद फिर 37 है आपके पास, 37 आ गया। 37 के बाद हमारे पास है 39, ये जी 39 आ गया हमारे पास। 39 के बाद मेरे पास आता है 41 हमने लिख दिया। 41 के बाद हम लिखेंगे 45 आ गया। 45 के बाद 46 एंड लास्ट वन हमारा है 48। ये मैंने अरेंज कर लिया डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर हमारा आता है 2.5 वैल्यू। 2.5 को हम उसी तरीके से कर लेंगे। 2 को हम बना देंगे सेकंड वैल्यू प्लस 0.5, क्योंकि ये 0.5 थर्ड की तरफ जा रहा है। मैं बड़ा क्लियर आपको पहले समझा चुकी हूँ ये। तो थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू। अब हम पुटिंग करते हैं सेकंड वैल्यू। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। यहाँ पर मैंने पुट कर दी सेकंड वैल्यू 36 प्लस 0.5, फिर थर्ड वैल्यू है हमारे पास फिर 36 माइनस सेकंड भी 36, ये आ गया। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। 36 प्लस 36 माइनस 36 होगा 0 हो जाएगा। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0, तो हमारा आंसर आ गया Q1 का 36, ये आंसर आ गया। अब मैं Q3 निकालने लगी हूँ। Q3 निकालती हूँ तो 3n+1 हमारे पास 10/4 है, ये आ गया। अब 10/4 अभी हमने निकाला, ये निकल कर आया 2.5। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये बन जाता है 7.5 वैल्यू। 7.5 को भी मैं इसी तरीके से सेट कर लेती हूँ। 7.5 ये किस तरह से होगा देखें जी, 7th वैल्यू प्लस 0.5 किस तरफ जा रहा है, ये 8th की तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है। 7 तो ये आ गया, ये 0.5 आगे की सिमत में 8th वाली, 8th माइनस 7th, 8th और 7th का डिफरेंस देख लेंगे। अब हमारी 7th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7th वैल्यू 45 है, 8th वैल्यू 46 है। तो 7th वैल्यू की जगह पे मैं लिखती हूँ 45 प्लस 0.5, 8th वैल्यू मेरी 46 माइनस 45 प्लस 46 में से 45 माइनस किया 1 आ जाता है। 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आ जाएगा और इसका आंसर निकल कर आता है 45.5। ये मेरे पास आ गया जी Q3।
अब इसको मैं पुट करती हूँ फार्मूले के अंदर, क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में आंसर निकालने के लिए। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए पहले ये कैलकुलेशन ज़रूरी है। क्वार्टाइल डेविएशन इसमें हम पुटिंग करते हैं। Q3 हमारा निकल कर आया 45.5 माइनस Q1 हमारा निकल कर आया 36 और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। जी कैलकुलेट करते हैं हम 45.5 माइनस 36 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से 4.75 ये हो गया जी हमारा क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द अनग्रुप डाटा। नाउ कैलकुलेट ग्रुप फॉर द ग्रुप डाटा। अब हम आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। यहाँ तक क्लियर हो गया है। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला वही था, Q1 Q3 निकाला, उसके बाद उसको जस्ट पुटिंग किया और हमने आंसर देख लिया 4.75 मेरे पास आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। 4.75 का मतलब है कि इतना डिफरेंस पाया जाता है। ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये वेरिएशन बता रहा है आपके डाटा के अंदर कितनी वेरिएशन है। रेंज से भी हम यही निकालते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन से भी। अब अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है और हमें कहा जाता है कि ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, तो ग्रुप डाटा के क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फार्मूला यही यूज़ होगा क्वार्टाइल डेविएशन का। Q क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा कि ग्रुप डाटा में Q1 और Q3 निकालने का मेथड डिफरेंट है। अब हम Q1 और Q3 निकालेंगे तो Q1 का फार्मूला इसका होता है ग्रुप डाटा के लिए L प्लस H/F n/4 माइनस C, ठीक है। और इस फार्मूले में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को, दरमियान को, n/4 n कहते हैं समीशन f को। ग्रुप डाटा में समीशन f/4, समीशन f हमारे पास क्या है, यहाँ पे आएगा हमारे पास समीशन f। ये हमारा f का कॉलम है और इसको हम सम अप कर लेते हैं। सम अप करना मतलब इसको प्लस कर लेते हैं सारे, तो देखते हैं समीशन f हमारे पास क्या आएगा। ये हमारे पास आता है 60 सम अप करने के बाद। 9 + 10 + 17 + 10 + 5 4 5 ये हमारे पास आ गया 60। ये मेरा समीशन f है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 60/4। 60/4 का आंसर देखते हैं हम। 60/4 का आंसर आता है 60 डिवाइडेड बाय 4 15। 15 मेरे पास आंसर आ गया इसका। अच्छा जी, हमने देखा था कि क्वार्टाइल डेविएशन के लिए टेबल हमने किस तरह से कंप्लीट करनी है कि टेबल में हमारे पास 2 कॉलम्स और बनाने पड़ते हैं हमें क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। एक तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, और सेकंड हमने सीखा था कि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इसके अलावा इसके बगैर हम नहीं निकाल सकते क्वार्टाइल्स को। क्लास बाउंड्रीज इसकी निकालते हैं तो इनमें 1 का डिफरेंस चल रहा है। 1 को हमें हाफ करती हूँ वो 0.5 हो जाएगा। 0.5 को लोअर बाउंड्री से माइनस करते जाते हैं, अपर में प्लस करते जाते हैं। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 64.5 84.5, आगे प्लस हो जाएगा। ये 84.5 से 104.5 104.5 और ये चलेगा 124.5 124.5 और ये मेरे पास चलेगा 144.5 144.5 और ये 164.5 164.5 184.5 184.5 और ये मैंने क्लास बाउंड्री अपनी बना ली। नेक्स्ट कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिखनी है, 9 आ गई। 9 में हम 10 प्लस करते हैं 19 आ जाएगा। 19 में हम 17 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। 36 में हम 10 प्लस करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। 46 में मैं 5 प्लस करूँगी तो ये 51 हो जाएगा। 51 में 4 प्लस करेंगे तो ये 55। 55 में 5 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको हम देखते हैं 15 किन 2 वैल्यूज़ के दरमियान में आएगा। Q1 निकालने के लिए हम देखेंगे कि 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किन 2 वैल्यूज़ के दरमियान में आएगा। हम उसी को सर्कल कर लेंगे जिन 2 वैल्यूज़ के दरमियान में ये आएगा। देखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 9 और 19 के सेंटर में कहीं 15 आएगा इनके दरमियान में। तो हमने क्या करना है कि 19 वाला नीचे वाला जो है इसको हम सर्कल कर लेंगे ताकि ये हमारा Q1 ग्रुप हो जाएगा। Q1 इसी से हम सारी चीज़ें उठाएंगे यहाँ पर लिखने के लिए। जी, Q1 में लोअर बाउंड्री है 84.5, यहाँ पर लिख देते हैं 84.5 प्लस H। कितना डिफरेंस चल रहा है हमारे पास यहाँ पर। डिफरेंस H का देखने का तरीका या तो 2 लोअर लिमिट में या 2 अपर लिमिट में डिफरेंस देख लें।
65 से 85 20 का डिफरेंस हमारे पास चल रहा है। तो h हमारा हो गया 20 डिवाइडेड बाय f। इसी को जो सर्कल किया हुआ है इसमें हम f देखते हैं, ये 10 आ गया। n/4 यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 15। और c हम वो नहीं लेते जो इस क्लास में, क्योंकि c यही लेने से माइनस में आंसर हो जाएगा। c वाहिद होता है जो कि हमने ऊपर वाला लेना होता है। जिस क्लास को हमने सर्कल किया है उससे ऊपर वाला हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो ऊपर वाली है 9, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 15 में से माइनस किया जाए 9 को, 15 माइनस 9, ये हमारे पास आ गया आंसर 6। यहाँ पर 84.5 प्लस 20/10 और ये 6 आ गया इसका आंसर। 10 1s are 10, 10 2s are 20। 84.5 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, और 84.5 में हम 12 प्लस कर देंगे, 84.5 प्लस 12, तो Q1 का हमारे पास आंसर आ गया 96.5। दिस इज़ Q1। नाउ वी कैलकुलेट Q3। Q3 किस तरह से निकालेंगे हम? Q3 का हमारा होता है फार्मूला L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। मेरा ये फार्मूला होता है 3n/4 माइनस C। अब इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसी तरह करेंगे कि ये जो 3n/4 है इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 को n से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को n से मल्टीप्लाई करने का मतलब है n हमारा है समीशन f 60, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो हमारा आंसर आता है 45। इट मीन्स 3n/4 है हमारा 45। 3n/4 इज इक्वल टू 45। हमने 45 को देखना है कि 45 हमारे जो ये सर्कल किया है हमने इसमें किस पे लाई करता है। 45 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किन दो वैल्यूज़ के दरमियान में हमारा 45 आता है। तो ये देखें 36 और 46 इन दोनों के दरमियान में आएगा कहीं 45। हमने नीचे 46 वाले को ऐसे सर्कल कर लिया, बिल्कुल इजी जैसे पहले पढ़ चुके हैं हम। ये आ गया जी Q3 की क्लास है। अब हर मेजरमेंट करने के लिए हर चीज़ हम यहीं से उठाएंगे, Q3 से उठाएंगे, L भी यहीं से लेंगे, H भी यहीं से लेंगे, इसके अलावा हम F भी इधर से ही लेंगे सब कुछ, और नेक्स्ट इसमें पुटिंग कर देंगे अपने फार्मूले के अंदर। ये देखें Q3 जब हम निकालेंगे L हमारा क्या आ जाता है इसके अंदर, देखें L हमारा है 124.5, H हमारा उसी तरह से 20 है, F हमारा है यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं पुटिंग कर रही हूँ 124.5 प्लस L प्लस H/F है। H हमारा 20 है, F हम इसी ग्रुप के अंदर देखेंगे, F हमारा है ये 10 यहाँ पर लिख दिया। 3n/4 हम निकाल चुके हैं जो कि हमारा 45 आया है। 45 माइनस C हमने एक ऊपर वाला लेना है, क्योंकि C हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास जो हमने सर्कल की उसमें से नहीं लेते, उससे ऊपर वाली लेते हैं, वो हो जाएगा 36 यहाँ पर है। ये हमारे पास आ गया जी 36 आ गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 45 में से मैं माइनस करती हूँ 36, मेरे पास आंसर आ गया 9। ये 10 1s are 10, 10 2s are 20, इसका आंसर 9 आया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2s are 18, ये हो जाएगा 124.5 प्लस 18। 124 को मैं 0.5 में प्लस कर देती हूँ, 124.5 प्लस 18, ये मेरा Q3 का आंसर निकल कर आया 142.5। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, ये रहा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1/2, इसमें पुट कर देते हैं जो हमारे आंसर्स आए। Q3 का हमारा आंसर आया है 142.5 माइनस Q1 का हमारा आंसर आया है, यहाँ पे हमने Q1 का आंसर निकाला है, ये रहा हमारा। ये देखें, मैं इसको ब्लॉक कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ब्लॉक में कर दिया मैंने। Q1 का मेरे पास आंसर है 96.5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो देखते हैं जी हमारे क्वार्टाइल डेविएशन के क्या आंसर आता है। क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आता है 142.5 माइनस 96.5 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये आ गया 23। ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट समझ आ गई कि 142.5 में से मैं माइनस कर रही हूँ 96.5 को, ये हो गया, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये मेरा 23 आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। 23 मतलब इसमें जो वेरिएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। 23 का मतलब है अच्छी खासी वेरिएशन आ रही है हमारे डाटा के अंदर। ये हमारे पास हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। आज हमने ये दो फार्मूले कर लिए, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन।
ये इन दोनों फार्मूलों का मैंने आपको ये बताएं एब्सोलूट मैयर। जब हम इनके रिलेटिव मैयर निकालते हैं तो रिलेटिव मैयर निकालने का फार्मूला ये होता है कि रेंज का आपका फार्मूला है रिलेटिव मैयर का XM माइनस X0, रेंज का रिलेटिव मैयर के फार्मूले, रिलेटिव मैयर कोएफिशिएंट हम जिसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये हमारे पास होता है XM माइनस X0 डिवाइडेड बाय XM प्लस X0। इसलिए ये जो हमारा अनग्रुप डाटा है इसमें भी हमारे पास ये देखें XM माइनस X0 हमने निकाला था 16 आया था, इसको हम अनग्रुप डाटा के लिए 16, और जब हम इनको प्लस करेंगे लोअर और अपर वैल्यू को, लोअर वैल्यू हमारे पास थी 32 और अपर वैल्यू 48 प्लस 32 ये आ गया 80। इसको मैं 16 को 80 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया 0.2। अब हम इस फार्मूले के साथ कोई यूनिट नहीं लगाते, रिलेटिव मैयर जो कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है उसके साथ हम कोई भी यूनिट नहीं लगाते क्योंकि ये यूनिट फ्री होता है। इसके अब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लिया। जब आपने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होगा, यहाँ से हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फार्मूला Q3 माइनस Q1, जो चीज़ ऊपर माइनस हो रही है उसी को हम नीचे प्लस कर रहे होते हैं, Q3 प्लस Q1। अब किसी भी सिचुएशन में चाहे आपके पास अनग्रुप है चाहे आपके पास ग्रुप डाटा है, आपकी Q1 और Q3 मौजूद हैं, आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, आपने उनको एक दफ़ा प्लस करना है और एक मरतबा माइनस कर देना है। अगर जिस तरह से मैं ग्रुप डाटा के लिए आपको कोएफिशिएंट निकाल कर दूँ तो मेरा Q1 निकल कर आया 96.5, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 96.5, और Q3 मेरा निकल कर आया था 142.5, जो माइनस की नीचे मैं उसी चीज़ को प्लस कर रही हूँ 124 प्लस 96.5। इसका आंसर देखते हैं 142.5 में से माइनस किया 96.5 को, ये आ गया 46 ऊपर आ गया, और 142.5 में हमने प्लस किया 96.5 को तो ये 239 मेरा नीचे आ गया। अब जी 46 को मैंने डिवाइड कर दिया अपने आंसर से तो मेरा आंसर आया है ये क्वार्टाइल डेविएशन का 0.19। ये क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, और ये जो दोनों आंसर्स हैं ये यूनिट फ्री होंगे, हम इनके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगाते। ये उस किस्म की सिचुएशन में है जब हमारे पास डाटा मुख्तलिफ किस्म के यूनिट के हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के आपने डाटा लिया हुआ है, उनका कंपैरिजन करना है और दोनों डाटा के यूनिट्स चेंज है, तो हम ये फार्मूले अप्लाई करके वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं, वेरिएशन निकाल रहे होते हैं। आज का हमारे यहीं तक कैलकुलेशन है। आज के लेक्चर में हमने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को बड़े डिटेल में पढ़ा है। उम्मीद है इसके बाद आपको क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज फॉर द अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको मीन डेविएशन करवाऊंगी, वेरिएंस करवाऊंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन करवाऊंगी। इसको आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहें। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।